नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो अब मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें बताई थी, जहाँ मैंने यूनियन गवर्नमेंट के बारे में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इनविजिबल स्टेट डीप थ्योरी के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को मेटा एडवांस लेवल पे चीज़ें डील करूँगा। तो आज हम लोगों ने कोऑपरेटिव पढ़ा होगा, कॉम्पिटिटिव पढ़ा होगा। आज मैं आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म पढ़ाऊंगा। कैसे जो ये वेब है, ब्यूरोक्रेटिक जो चीज़ें हैं, जिसमें हमारे देश में जो आईएएस पीसीएस है उनको क्यों भगवान माना जाता है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि सरकार तंत्र में जो अफसरशाही है वो ब्यूरोक्रेसी है। तो उसका असली जॉइंट जो और सेंटर और स्टेट को जोड़ता है वो कैसे, जो हमारी पुलिस प्रशासन है, कैसे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन है उसी से रन करता है। अब चाहे पुलिस को देख लो तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर वही चलाते हैं। आईएएस को देख लो तो जितना कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव लिंकिंग है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो कोई भी और भी चीज़ें हो, जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं तो जो कोई भी पब्लिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, किस प्रकार से जो है लॉ ऑर्डर मेंटेन करना है, रेवेन्यू कहाँ से आएगी, जितनी भी माइनिंग की चीज़ें हैं वो सब यही गवर्न करते हैं। कोई पॉलिसी स्कीम आई तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे डेवलपमेंट करना है, पर कहाँ कितना पैसा आया, कहाँ कितना जो चीज़ें हो रही हैं, सब जो होती हैं पूरा सेंटर स्टेट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैं आप लोगों को फेडरलिज्म बता रहा हूँ, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का जो नेटवर्क है वो हाई है। क्यों हाई है? इसी के जैसे फाइनेंस का पूरा जो है कंप्रोडिटर ऑडिटर जनरल देखता है जितना सेंट्रल को कितना पैसा देना है, कितना टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रेवेन्यू का शेयर कैसे होना है, जितना है अल्कोहल का जो पूरा टैक्स है वो कितना है, इंटरटेनमेंट का टैक्स कहाँ जाएगा, सेंट्रल कितना लेगी, ये सब चीज़ें हैं। तो बस गवर्नमेंट तो एक हम कह सकते हैं कि मेन बॉस बैठा है, उसने अपनी जो पावर है उसको डिलीगेट कर दिया है। और यही जब समय कि अब तुम जाओ जिला समारो, जिला में जितना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन से रिलेटेड काम है वो तुम उसका कॉपरेशन मैनेजमेंट करो। आईपीएस को कह देते हैं जाओ तुम लॉ एंड ऑर्डर को देखो। तो फिर यही जो सब है जाके फिर काम कम होता है, कहीं जो है वो पॉलिसी गैप है, कहीं जो है वो लिंकिंग गैप है, कहीं नेटवर्क का गैप है, फिर कहीं जो है जो लिंकिंग चीज़ें हैं वो समस्याएं क्रिएट करती हैं। तो यही सब जो चीज़ें हैं इसी यही आगे चल के जो बैरियोक्रेटिक नेशन बनाती हैं, जहाँ रेड टेपिज्म ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पॉलिसी का पूरा कंट्रोल जो है वो जितने अपर लेवल के अधिकारी हैं उनके अंडर पे है, जिससे जो ऑटोनॉमी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। जो और सबऑर्डिनेट लोग हैं, जो पूरा एक डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक आदमी जो है पूरा जिला चला रहा है, जिससे जो का है डिसेंट्रलाइजेशन कम हो रहा है, जिससे कंट्रोलिंग पावर है जो एक आदमी के अंदर है, डेवलपमेंट कम हो पा रहा है क्योंकि एक आदमी जो वर्क बैलेंस का प्रेशर है वो भी ज़्यादा है। तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या है। तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट है वो रियल एग्जीक्यूशन थोड़े कर रही है। ये तो कहीं बस आप देख ही रहे हैं कि कहीं इनका स्मार्ट इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आएगा, फिर अभी जैसे दिल्ली में बवाल मच गया, तो अब रियल एग्जीक्यूशन इनके हाथ में थोड़े है। ये फिर जिससे ये अपना जो है वो चुनाव पे ज़्यादा ध्यान दे पाए और होर्डिंग लगा पाए, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा कर पाए, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, यही सब होता है। तो ये सब अपना अपना डिवीजन बांट दिए हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो मेन बॉस होता है वो सिर्फ जो है जा जाके कहीं यहाँ मार्केटिंग करें, कहीं वहाँ करें, कहीं यहाँ घूमेंगे, और मरता बॉस है। तो बस ये वो एक समझ सकते हैं कि एक प्रकार के बॉस हैं और इनका एक प्रकार के एम्प्लॉय हैं। बॉस इनका रियल एग्जीक्यूशन वो उन्हीं के हिसाब से सब चीज़ें होती है। ऑल इंडिया सर्विस में जैसे इनके अलग अलग डिपार्टमेंट है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ से जो इम्प्लाई होते हैं वो रिक्रूट करते हैं। फिर इन्हीं में से जो कुछ सीटें होती हैं सेंट्रल लेवल में 1000, उसमें से 100 जो होती हैं वो आईएएस के लिए होती हैं। इनको आगे जाके प्रशासन संभालना होता है। डाइवर्स जो पोर्टफोलियो होता है कि हम देश के लिए
समर्पित हैं, देश का विकास करेंगे, देश के नेशन के ग्रोथ में हेल्प करेंगे, और बाद में पता लगता है कि कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, कोई 2G में इन्वॉल्व है, किसी के ऊपर CBI ED छापा पड़ा है, किसी की ज़्यादा आय से ज़्यादा संपत्ति है, और देश सेवा के नाम पे कि हम गरीबों का करेंगे, फिर गरीब जब मिल जाते हैं तो आधों को देखो कहीं जानबूझ के डंडा चला रही पुलिस, कहीं मार रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का 312 जो है कि इनके टर्मिनेशन रिक्रूटमेंट के बारे में बताता है कि ये कब सर्विस से क्या होंगे, इनकी सर्विस की क्या है, टर्म कंडीशन, प्रमोशन क्या है। तो ये सब जो है इनका बॉस कौन है, इनका रियल एग्जीक्यूशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं है। रियल एग्जीक्यूट यही लोग करते हैं। कठपुतली हम क्या कह सकते हैं, या उनको कि वो स्वतंत्र है कि उनको एक वेब बना दी गई है कि सरकार के जो सरकार सही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसा बेबर बोलता है कि पावर कंट्रोल थ्योरी पे बेस्ड है कि पावर इन्हीं के पास है, यही असली कंट्रोल करते हैं। गांव देहात में अपना दबदबा दिखाएंगे, एक गांव में कोई पुलिस बन गया तो बिल्कुल वही पूरा बॉस बन जाता है। तो बस ऐसे ही है मेन, वो थोड़े झांकने आते हैं कहाँ कितना विकास हुआ, कहाँ कितना क्या हुआ, कितना करप्शन हो रहा है, कहाँ चीज़ें हो रही हैं, एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन स्कीम पॉलिसी का हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस वो एक प्रकार से रियल एग्जीक्यूशन इन्हीं लोग को सौंप देते हैं कि जिले में क्या समस्या है, कहीं देख रहे हैं नाला बह रहा है, कहीं देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जैसी समस्याएं आ रही, बेरोजगारी मार धाड़ रोज चलती है। अभी देख लीजिए दिल्ली में समस्याएं क्रिएट हो गई, अभी इतना ज़्यादा जो बच्चे जो है कंपटीशन वाले वो करे, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बस ये लोग तो असली जो है इन्हीं के पास है, ये बस जानबूझ के लाठी चार्ज कर देते हैं। ऊपर वाले थोड़े यहाँ देखने आते हैं, और यहाँ तो उनको तो सब लगता है नहीं बस बढ़िया चला है, उनके डाटा ग्रिड सब जो उनका NOIS है वो पूरी तरीके से जो डिजिटली चीज़ों को उनका स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया डाटा में बस दिखता है, ग्राउंड रियलिटी में कहाँ है। लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पर फर्क किसको पड़ना है। तो ये रियल एग्जीक्यूशन इन्हीं लोगों के पास, इसी बात इसीलिए तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अब मैं और एडवांस चलता हूँ, मैं अब आपको मल्टी लेयर, कैसे एक लेयर के साथ 1000 लेयरें हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अलग अलग लोगों के लेयर में बटी है। तो जब अलग अलग लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो क्या डेमोक्रेसी कहने की है कि लोगों की है डेमोक्रेसी की? ब्लेम जो है वो अलग अलग लोगों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अलग अलग लोग शेयर करते हैं। तो इसी को अब समझते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली में शेयर भी करते हैं कि बस ये लेवल बना दिया गया। जैसे पॉलिटिकल लेवल में तो प्राइम मिनिस्टर का काम है कि देश में क्या समस्याएं हैं उनको जाके बताना, इसके बाद पॉलिसी कौन सी लानी, कौन सी स्कीम बनानी है, इसके बाद कैसे देश में कौन कौन सी जो कहाँ पे कितना पैसा एलोकेट करना है, कौन सा जो है पॉलिटी में किसको मिनिस्टर बनाना है, किसको कौन सा पद देना है। तो ये सब पॉलिसी से रिलेटेड जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं ये सब जो होती हैं पॉलिटिकल चीज़ों पे बटा हुआ है। फिर ब्यूरोक्रेसी में जो सेक्रेटरी होते हैं, IAS PCS होते हैं, उसके अंदर जो और SDM DM और लोकल लेवल में इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे देश की जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चलाना है। जुडिशरी में कोर्ट को बांट दिए हैं कि हाँ ये कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के, जुडिशरी हर चीज़ पे घुसे। जब जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल मल्टीकल्चरलिज्म है, जुडिशियल एडवेंचरिज्म है। तो आप ये भी चीज़ देखें कि जुडिशरी हर जगह, क्योंकि अब जैसे जैसे जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं या लोगों की जो डिग्निटी है, लिबर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि स्टेट का आर्बिट्रेरीनेस इस तरीके से बुलडोजर कल्चर आपने अभी देखा, तो कहीं ना कहीं जो है इंडिविजुअल की जो उसने अपनी दिल सरेंडर करी है स्टेट के सामने। जो स्टेट ऑफ नेचर में हम लोग पढ़ते हैं थॉमस हॉब्स का या जे रूसो का भी, वो इसी प्रकार से काम करता है। तो ये सब चीज़ें कि अब जुडिशरी भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की चीज़ों को प्रोटेक्ट करती, लेकिन कहीं ना कहीं अब जुडिशरी में जब आप देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो टसल करती है या जानबूझ के अपना इन्फ्लुएंस करती है पावर का। तो अभी देख लीजिए जो जजेज का भी चल रहा था मामला, उसमें आप लोगों ने देखा कि ये जो कोलेजियम गवर्नमेंट कोलेजियम सिस्टम की बात है उसमें देरी हुई। तो जुडिशरी अपने हिसाब से चाह रही है, लेकिन एग्जीक्यूटिव चाह रही कि हमारा भी सपोर्ट लें, इसीलिए NGAC को जो है वो स्टक डाउन कर दिया गया। 99 जो अमेंडमेंट हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं
सिटीजन के लिए है कि सिटीजन का सिर्फ काम बना दिया गया है कि चाचा तुम सिर्फ अकेले वोट दो, इसके बाद तुमको वोट देने के बाद बता दिया जाएगा कि तुम भी डेमोक्रेसी का हिस्सा हो, बस तुम हिस्सा ही हो, तुमको स्कीम दी जाएंगी, पॉलिसी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, तुमको हर चीज़ से जोड़ा जाएगा। लेकिन जब एक्चुअली में देखो तो जब 2047 तक विकसित करेंगे, इतनी नौकरियां देंगे, जब 247 आएगा तो 265 बताएंगे, 265 आएगा तो 278 बताएंगे। तब तक सरकार ऐसे ही लोग चलते रहेंगे, विश्वास पे जिंदा रहेंगे। मिलेगा क्या? जिनको मिल जाएगा, दो चार को मिल जाएगा। और फिर कुछ है जानबूझ के उनके चाचा मीडिया वाले, गोदी मीडिया बैठी है, ये भी सब चीज़ें हैं जो इस तरीके की बातें बताएंगी। तो बस ये थ्योरी ऐसे ही काम करती है। तो आशा करता हूँ मल्टी लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग बांट दो, जिससे कि एक आदमी दोषी ना हो। एक को ढेलो तो दूसरा कह दे भैया हम तो अपना काम कर दिए हैं, ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम नहीं कर रही। जब ब्यूरोक्रेसी के पास जाओ तो कह दे भैया सिटीजन जो है वो दही सही से अपना वोट कर रहे हैं, तो कैसे हम डेमोक्रेसी को बेहतर करें। डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन नहीं है। जुडिशरी के पास जाओ तो जुडिशरी कह देगी नहीं भैया कहीं ना कहीं और जो लेयर में समस्याएं, हम अपना काम सही से कर रहे हैं, दूसरा अपनी सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। तो यही नहीं पता चलेगा कि इस घर का मुखिया कौन है। बस ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी। तो ऐसे ही मल्टी लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी काम करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि यूनियन गवर्नमेंट का काम है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्यूज कर दे, जिससे जब एक आदमी के पास जाओ कि भैया जैसे तुम कोई सरकारी उसमें जाओ तो कहेंगे कि अरे ये तहसीलदार का काम है, तहसीलदार के पास जाओ तो वो कह देगा भैया ये लेखपाल का काम है, जब लेखपाल के पास जाओ तो कह देगा कानून गो का काम है। ऐसे जो है तुम्हारी फाइल भटकती रहेगी और तुम भी भटकते रहोगे। तो ये जो कोई दायित्व तो लेने के लिए ही तैयार नहीं होगा तो कैसे देश में डेवलपमेंट करोगे? डेवलपिंग ही बने रहो। बस कहने का आज़ादी का अमृत महोत्सव चलेगा और स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आएगा। फिर इसके बाद ये अभी जो और भी स्कीम आई हैं ये सब बस आती रहेंगी। कापी में लिखा रहेगा कि तुम्हारे शहर का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये सिर्फ किताबी है। तो बस यही चीज़ें हैं कि अकाउंटेबिलिटी हर लेयर पे शेयर होती रहेगी, लेकिन इतनी स्लो रहेगी कि कभी चेंजमेंट हो ही नहीं पाएगा। सरकार में गलती कोई भी करेंगे, बोलेंगे कि सब सिस्टम खराब है। तो जब सिस्टम खराब है तो ये बदलेगा कैसे? फिर कास्ट वोट की पॉलिटिक्स हो जाएगी, रिलीजन की हो जाएगी, फिर धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान, मस्जिद होगा। यही सब चल रहा है। फिर इस प्रकार से जो है फिर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि ये आरएसएस का भी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हिसाब से नहीं ले रहे हैं। मुसलमान कहेंगे नहीं हमको तो कुछ मिली नहीं, हम माइनॉरिटी में हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं जब होगी तो बस ऐसे ही समस्याएं होंगी और तुमको लगेगा कि हाँ अब की बार रोजगार सरकार हमको दे देगी, लेकिन एक्चुअली में रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब सरकार सिर्फ अब नया एक और सिस्टम आ गया जिसको नेटवर्क गवर्नेंस बोलते हैं। ये 21वीं सदी का है कि सरकार अब तो गांव में भी नहीं जाना चाहती, ऐप बनवा दी है, वहीं से सब मॉनिटर कर देती है। अब ऐप में ही सब फाइलें डाटा बना बना के डाल दिया गया है ताकि लोगों को लगे कि इतना रोजगार मिला है, इतनी स्किल मिली है लोगों को, इतना लोग जो है देश के लिए काम कर रहे हैं, सब जगह बढ़िया स्मूथ सिस्टम चल रहा है। पता लग रहा है कि जब जहाँ सिस्टम चल रहा है वहाँ भी सब यही समस्या है। बस सरकार ऐप से अब चल रही है, फाइलों का काम खत्म है। अब सब एक बार डाटा फीड कर दिया गया, कई बार जो एल्गोरिथम है वही गलत बता देता है, एआई क्रैश हो जाता है, एआई जानबूझ के रिस्पॉन्स नहीं करता है, तब भी तो समस्याएं हैं। अभी 4G से 5G आया फिर भी देखो कहीं सर्वर क्रैश होगा, कहीं सर्वर डाउन होगा। तो रियल टाइम में लोगों को तो वो मिल ही नहीं पा रहा है, उनका काम तो हो ही नहीं पा रहा है, इफिशियंसी तो आ ही नहीं पा रही है, ट्रस्ट बिल्डिंग तो हो ही नहीं पा रही है। गवर्नमेंट नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क बनाए दे रही है, डाटा ड्रिवन कर दे रही है, डिजिटली सब कर दे रही है। पीएमओ ने अपना डैशबोर्ड बना दिया है, माई
गवर्नमेंट पोर्टल है, ई समीक्षा है, ई गवर्नेंस खोल दिया, डिजिटल इंडिया मिशन है। लेकिन ये सब मिशन में कितने लोग डिजिटली, अभी गांव में चले जाइए, आधे अंगूठा कहीं बार कोड लगवाने जाइए तो कहते हैं भैया हम बार कोड जानते नहीं है। तो आधे लोग तो ऐसे ही एक्सक्लूड है। तो बस यही चीज़ है ना, उनको अभी प्रॉपर एजुकेशन है ना, स्किल है ना, गांव में आधे से ज़्यादा कंप्यूटर चला है ना, आधे से पुरानी जो कंजर्वेटिव सोच वाले हैं ना उनको फ़ोन चलाने हैं। अब डाटा गवर्नेंस करो तो आधे लोग तो ऐसे छूट जाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं वही इनका फ़ायदा उठा पाएंगे, बाकी गरीबी कैसे जाएगी, कैसे सब समस्याएं ख़त्म होगी। तो यही जो कहीं ना कहीं नेटवर्क थ्योरी या नेटवर्क गवर्नेंस का रोल है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। माई गवर्नमेंट में तुम आधार कार्ड डाल दो, इसके बाद गुड सर्विस का जो उनका जिम पोर्टल है, तो ये तो सब बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों का कहाँ जाए, वो तो आज भी अंगूठा लगाते हैं, उनको पैसा निकलाना होता है तो दूसरों से बताते हैं भैया ये पर्ची कैसे। तो गवर्नेंस सिर्फ गवर्नमेंट सिटीजन से ही संभव हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, इसके बाद डिजिटल लर्निंग कौन देगा, डिजिटल स्किल कौन देगा, ये भी तो समस्याएं हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट कर रही हैं। अब एक कॉन्सेप्ट इथिकल स्टेट, राज धर्म की, जो ये राज का धर्म है, जैसे कि राम राज्य की बात चल रही है कि राजनीति का उद्देश्य सिर्फ शासन नहीं है, न्याय है। तो भैया न्याय नहीं, शासन नहीं है, चलो न्याय मान लिया कि यूपी में अब माफियापन कम हो गया है, अतीक अहमद निपट गए और भी जितने बड़े बड़े, लेकिन अतीक अहमद को सिर्फ माइनॉरिटी के बेसिस पे निपटा देना, और भी तो पीछे है जो खिड़की के पीछे काम करते हैं उसमें बस इनामी घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद जब सरकार आती है तो फिर वही से ही चलने लगता है, तो न्याय कहाँ मिलता है, या तरह दूसरे किसी को धमका दिया जाता है। तो ये इथिकल थोड़े होता है, राज धर्म मॉडल इन्हीं पास मनी पावर, मसल पावर, पॉलिटिकाइजेशन, क्रिमिनल्स को जानबूझकर टिकट मिल जाता है, जब वो पैसा ज़्यादा देते हैं या धमका देते हैं उनका टिकट भला कट जाए, एक आदमी उसका टिकट तुरंत कट जाएगा। तो इथिकल बैलेंस की बात करते हैं, सिक्योरिटी लिबर्टी, लेकिन सिक्योरिटी लिबर्टी कहीं दिखती है। अभी लाठी चार्ज कर दिया गया एसएससी के मामलों में, एक महिला गई थी खाद लेने तो उसको पुलिस ने मार मार के उसका पैर ही सुझा दिया। और जो गरीब लोग होते हैं उनको पुलिस तोड़ देती है, बड़े लोग जब इनको गरियाते हैं तो चुपचाप सुन लेते हैं। तो ये वही आप लोगों का जिसको आप इथिकल स्टेट या राज धर्म बोलते हैं, तो ये राज धर्म बस ऐसे ही काम करता है। अभी सेंट्रल में देख लीजिए, कोरोना के समय में ऑक्सीजन सप्लाई जैसे जो बातें हुई या मेडिकल जैसी प्रॉब्लम हुई कि आते आदमी मर गए, सेंटर स्टेट को झेल रहा है, स्टेट सेंटर को झेल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों से किसी को मतलब नहीं, न जाने कितने निपट गए। और इथिकल स्टेट है राज धर्म मॉडल, तो बस आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि गुड गवर्नेंस का मतलब मोरल गवर्नेंस गांधीयन लेयर। तो मोरल कहाँ हो रहा है, आपको दिख ही रहा है, कचड़ा पड़ा मिला है। पटना चले जाइए, दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इसके बाद अभी देख लीजिए दिन दहाड़े अभी दिल्ली में जो है इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया, निपट गया। तो यही एथिकल है क्या, आरटीआई बना के ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इसके बाद आप कहीं करप्शन देखते हैं, 2G स्कैप्टम, फराना स्कैप्टम, एजुकेशन व्यापम, ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। लोकपाल अकाउंटेबिलिटी, जो लोग लोकपाल को ये करते हैं, अभी तक अन्ना हजारे था, बाबा रामदेव थे, उनको देख लीजिए। सरकार सब इसी प्रकार से काम करती है। अब इथिकल में एआई आ गया, ऑटोमेशन का ज़माना है, न्यू इरा गवर्नेंस है। एआई जो है वो कभी कभी गलत बताने लगती, गलत इंफॉर्मेशन दे देती, आधे लोगों को सुसाइड और न जाने क्या क्या थिंकिंग देती है, वो परेशान है और लोगों की जिंदगियां जॉब छीन ले रही। ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी, सरकार जॉब ही नहीं क्रिएट कर पा रही। एआई के आने के बाद एआई से सब लोग काम करा लेंगे और सरकार एआई को इफिशियंसी, ताकि उनको तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन से मतलब है, तुम मरो तो मरो। तो बस अब ये समस्याएं तुम्हारे ऊपर है, तुम समझो तो समझो, नहीं बस ऐसे इथिक्स का पाठ पढ़ते रहो। अब कॉन्स्टिट्यूशन सोल धर्मा पावर के बारे में बात करता हूँ। संविधान सिर्फ किताब नहीं है, वो जीवित धर्म है। तो अब का आपको ऐसा दिखता है कि संविधान सिर्फ किताब नहीं है, संविधान में सब कुछ लिखा है। संविधान थोड़े गलत है, बाबा भीमराव अंबेडकर ये सोच के थोड़े गए थे कि हम किसी आदमी को समस्या होगी, एक्सप्लॉइटेशन होगा तो बस किताबों में आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़िए, बाहर आप देख ही रहे हैं।
अब कहीं रिजर्वेशन के नाम पे समस्याएं, कहीं अपने कास्ट कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ सिस्टम होता है तो सत्ता में सिर्फ अकेले मर्यादा बनाने की बात करते हैं, पर कहीं मर्यादा है। अभी भी देख लीजिए जितनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहाँ कोई माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन है, उनको तो सीधा बैक सीट में बैठाला जाता है, कुर्सी भी नहीं दी जाती। बाकी आप लोग समझदार हैं तो यही इनका धर्म का मॉडल है। संविधान में बहुत चीज़ें दी हैं, संविधान में तो दिया है कि हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब हक के लिए लड़ते हैं पुलिस डंडा चला देती है, लाठीचार्ज करती, धमकाती है कि आप अपना आवाज़ न खोलें, आवाज़ खोलेंगे तो मार काट करना शुरू कर देगी। तो बस ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, और ज़्यादा मुंह खोलेंगे तो भैया वही है कि जहन्नुम में भेज देंगे, मरवा देंगे। तो यहाँ जो ज़्यादा आवाज़ खोलता है उसको दबा दिया जाता है। अगर तुम अपने हक की बात करोगे तो बस भैया जो जीवित धर्म है तुम ही पहले जीवित बच जाओ तब धर्म जीवित रहेगा। यहाँ धर्म का मतलब है हिंदू मुसलमान और मस्जिद मस्जिद, बस इसी पे वोट लेना। वोट के लिए सब लॉकडाउन खुल जाता है और लोगों के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है ताकि लोगों को बस ऐसे पहनाए रहो और अपना सब। अभी देख लीजिए मनी पावर, मसल पावर, ये सब यूज करके अभी सर का मामला चल रहा है, लेकिन सब वही चीज़ें हैं। तो फिलॉसफी वही है, जब आप लोग फिलॉसफी को समझें। यूनियन गवर्नमेंट तभी बैठे जब उसकी शक्ति संविधान की मर्यादा पे चले, पर संविधान की मर्यादा आप लोग देख ही रहे हैं। रोज नए नए एडवोकेट जो देश का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसने आज़ादी दिलाई, जिससे देश चल रहा है, जो संविधान को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करा है, पुलिस उसी के ऊपर लाठी चार्ज कर देती है। अभी वाराणसी में देख लीजिए कांड हो गया है। और IPS ये जो अभी पावर सत्ता के नशे में जो लोग हैं वो कुछ समझते ही नहीं है, बस एक अपना दिखाने के बजाय किसी पे भी लाठी चार्ज। अरे जब तक तुम दोनों कॉपरेशन, तुमको किस लिए बना है, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बना के लोगों की सेवा करो। और जब इंटरव्यू में जाते हैं तो यूनियन बताते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, इसके बाद देश की सेवा क्या होती है, कहीं लाठी से कहीं डंडा से। आप लोग देखते हैं जानबूझ के FIR का नाम दिया जाए तब डिग्निटी सार होती, जब गरियाया जाता है अब गाली सुनाते हैं। तो ये वही अधिकारी हैं भैया, आप कहने का तुम ज़्यादा कह दोगे तो मार काट शुरू हो जाएगी। तो गुड गवर्नेंस का मतलब यही है। तो दो जुगाड़ कार्ड इज हैपन टू बी बैड अलर्ट। तो भैया यूनियन गवर्नमेंट की असली गहराई संविधान से नहीं है, चरित्र से तय होती। तो बाकी आप लोग चरित्र देख ही रहे हैं कि ट्रैक्टर कितना भी नया हो, अगर चलाने ही वाला बेईमान हो गया तो खेत तो भैया बंजर होना है। समस्याएं वही हैं जिनको चलाने के लिए दिए हैं। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के सरकार ही नहीं चलती है, तो अब क्या कहा जाए। बाकी आप लोग समझदार हैं। गवर्नेंस पावर एक एनर्जी है, अथॉरिटी नहीं है। तो भैया एनर्जी किसके पास है आपको मालूम है। सत्ता कोई चीज़ नहीं है, प्रवाह है। तो वो तो बहती ही रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें भी आएंगी, लोग मरेंगे जिएंगे, क्या है सिस्टम तो फ्लो ही होता रहेगा, सिस्टम थोड़े बंद हो जाएगा। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का, तो लोगों का कहाँ है। लोग तो बस वोट दे के ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद पूछने जाओ तो 10 साल तक रिप्लाई नहीं आएगा, ज़्यादा करोगे मार काट होगी, मारे जाओगे। तो यूनियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, PM, कैबिनेट सभी नहीं कहा है अपने हिसाब से चलाएं, अपने हिसाब से। इनका सर्किट बोर्ड है जहाँ करंट फ्लो होती रहती है, अगर उस सर्किट बोर्ड को तोड़ने का प्रयास करे तो पुलिस कचहरी है। बस यही सब चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट एक स्टेट एनर्जी का काम करता है, जो एक स्टैटिक, एक मूल ढांचा बना के बैठा, स्टैटिक बना के कि गार्जियन है भैया, इनके पास पोटेंशियल है कि यही एग्जीक्यूटिव के सारे डिसीजन लेंगे, PM को वो करेंगे, PM फिर है और मिनिस्टर को लाएगा। PM डायनेमिक है, जो हेल्थ, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिसी सब चीज़ें बनाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी है कि डायनेमिक है, भड़बड़ा के फूटेगा, जिसको चाहेगा उसको हटा करेगा, जिसको चाहेगा उसको मिनिस्टर कैबिनेट बनाएगा, कुछ भी करेगा। पार्लियामेंट क्या है, वायर है, खराब हो जाएगा तो कैसे करंट फ्लो करेगी बताओ। जहाँ सब लोग मिलेंगे, पॉलिसी का डिस्कशन होगा, देश में क्या होगा, वो वायरें खराब हो जाएगा तो करंट कहाँ तक पहुँचेगी, आवाज़ कैसे पहुँचेगी। अब जब तक पार्लियामेंट तक आवाज़ नहीं जाएगी तो लोग मरते रहे, वायरें खराब तो बिजली कहाँ, प्रकाश कैसे होगा, लोगों को बिजली कैसे मिलेगी, लोगों की रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन, इन पे कौन बात करेगा। तो बस यही समस्याएं। बाकी आप देख ही लेते हैं, कहीं 2G होता है, कहीं कुछ होता है तो काइनेटिक एनर्जी कहीं और फटती है, किस
तरीके से विदेशों में हुआ है आप लोगों ने देखा ही है। अब कैसे आप लोगों को पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर दिखाया जाता है, फिर इसके बाद सीज फायर हो जाता है। बाकी अब समस्याएं बहुत है और ये कभी नहीं ख़त्म होगी। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जुडिशरी है वो रेगुलेट करती, लेकिन जुडिशरी कब तक रेगुलेट करेगी जब लॉ मेकर्स जो हैं वही सब क्रिमिनलाइजेशन या इस तरीके के राजनीतिक अपराधीकरण वाले लोग जाएंगे तो जुडिशरी कब तक बैलेंस करेगी? कभी ना कभी तो वो भी मिल ही जाएगी। बाकी अब जुडिशरी अब बहुत प्रयास करती है। अब हम जितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं वो सब कोलेजियम के जरिए आते हैं, अच्छा करते हैं। बाकी आप लोग सब समझदार है। एडवांस कॉन्सेप्ट यही है कि जो ये कॉन्सेप्ट है ये फौकॉल्ट पावर थ्योरी पे बेस्ड है, जो एक पॉलिटिकल थ्योरी है जो कहती है कि पावर डजंट रिसाइड इन वन प्लेस। पावर कभी एक प्लेस पे नहीं रह सकता, ये हर जगह सर्कुलेट होता है। तो बस उसी प्रकार से है कि हर फील्ड पे अलग अलग लोगों के पास अलग पार्लियामेंट अपनी तरीके से कंट्रोल करती। पीएम डायनेमिक है, प्रेसिडेंट का अलग पावर है। लोगों का ये पावर है कि वोटें नहीं देंगे तो इनका कुछ चलेगा ही नहीं, पूरा वायर धड़ाम हो जाएगा। तो लोगों को भी अपने वोट का जो मताधिकार है उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए। तो ये नेटवर्क है अगर एक जगह से फ्लॉप हुआ तो पूरी जो नेटवर्किंग है धड़ाम हो जाएगी। जो नेटवर्किंग थ्योरी हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में वो भी इससे लिंक करती है। तो इस प्रकार से चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यूनियन गवर्नमेंट एक सिर्फ सीट नहीं है पावर का, ये नेटवर्क फ्लो करता है। हर का अपना अपना पावर है, प्रेसिडेंट का अपना, पीएम का अपना, कैबिनेट मिनिस्टर अपनी तरह से, आईएएस आईपीएस अपनी तरह से, और लोग तो सबके वो है। लोग अगर नहीं वो करेंगे तो सरकार कैसे बनाएंगे? नहीं वोट दोगे तो इनका पावर सब धारा का धारा रह जाएगा। यही सब चीज है। जब सरकारें नहीं बनी तो आईएएस आईपीएस कहाँ से पैदा हो जाएंगे? तो अब लोग सबसे बड़े हैं, लेकिन लोग अंधभक्त बने बैठे। अब समस्याएं ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं कि अब क्या ही कहा जाए। अब कोई ऐसा आदमी आ जाएगा तो बस वही होगा कि हाँ यार ये बहुत बन रहा है, और तुम ज़्यादा बनोगे तो समस्याएं तुम्हारे लिए क्रिएट हो जाएंगी। बाकी समझदार हैं। अब स्टेट कॉन्शियसनेस के बारे में समझते हैं कि भैया यूनियन एक कलेक्टिव माइंड है। यूनियन एक आदमी नहीं है, यूनियन में कई चीज़ें हैं कि भैया ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, इसके बाद ये पार्लियामेंट है। तो भारत एक जीवित चेतना है, चेतना है मानता हूँ। कॉन्शियस से डिसीजन यूनियन लेती है गवर्नमेंट, उसका जो है वो वर्किंग माइंड है कि कैसे चलाना है। तो ये कहीं ना कहीं हीगल की थ्योरी इथिकल स्टेट पे बेस्ड है। तो अब इसको मैं समझने का प्रयास करते हैं कि वही है कि जो कॉन्शियसनेस है, स्टेट कॉन्शियसनेस यूनियन का एक कलेक्टिव माइंड है। यूनियन जो डिसीजन लेगा कि कहाँ लॉ बनाना है, कहाँ स्कीम बनानी है। जैसे अभी आप लोगों ने जो है ऑनलाइन गेमिंग वाला एक कलेक्टिव माइंड का डिसीजन लिया। जस्टिस को मजबूत करने के लिए बीएनएस और बीएसएलआई के आए, और भी तमाम प्रकार के नए नए जो चीज़ें आती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो नए नए आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जाता है, या अभी विश्वकर्मा योजना जैसी आई। तो ये स्टेट अपने विवेक से एक कलेक्टिव माइंड, जितने उसके एमपी एमएलए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, और जितने सारे लोग बैठे हैं अपोजिशन में, वो सब एक जीवित कॉन्शियसनेस सोच के साथ ही तो यूनियन गवर्नमेंट चल रही है। उसका वर्किंग माइंड इसी तरीके से काम करता है। तो ये हीगल थ्योरी के इथिकल स्टेट पे बेस्ड थ्योरी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पता है कि जो स्टेट है वो लोगों के मोरल स्पिरिट पे डिपेंड है। वो एक मैनिफेस्टेशन है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है वो लोगों के हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों का ख्याल रखे, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों से जोड़े, और वो अपनी जो भी ड्यूटी है उसका निर्वहन करे, लोगों के लिए प्रॉपर लॉ बनाए, उनके जो है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी, डिग्निटी हो। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ अकेले वही है कि किताबी हैं, लेकिन जब इनको ग्राउंड रियलिटी में देखते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट की उपलब्धता या जीवित तभी तक है वो जब जनता की चेतना को समझे। अब कागज पर शासन करना और जमीन पर सन्नाटा जिस प्रकार से फैला है, बस यही से जाम्बी बन जाता है। तो भैया कागज पे लिख दीजिए कि ये बीएनएस है, ये फलानी स्कीम है, लेकिन उसका ग्राउंड रियलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है,
तो सरकार भी दावा दे देती है, इसके बाद 10 साल तक चीज़ें नहीं होती है, लोग सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। कोरोना में देखे अभी दिल्ली में कांड हो गया, फिर हिंदू मुसलमान अभी शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कागज़ पे शासन करना उचित समझ में नहीं आता है, लेकिन अब ज़मीने पे सन्नाटा फैला और लोग परेशान हो। हर जगह खाद लेने जाओ तो वो पैसा मांगे, हर जगह करप्शन बना बैठा है। जो भी नौकरियाँ में जाता है वो भी लूटता है। ज्ञान सब देते हैं कि हम देश सेवा करेंगे, तो ज़मीन पे जब सन्नाटा हो जाएगा तो लोगों की भावनाएं आहट हुई। अभी सीए आ गया, एनआरसी आ गया, फार्मर प्रोटेस्ट आ गया। तो जब जनता का तुम गला काटोगे, जनता में सन्नाटा फैले, तो कागज में उनको बनवाए कोई मतलब नहीं है। तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो स्थायी नहीं है। समय आएगा, हिसाब से बदलेंगी चीज़ें। 15 20 25 साल में सब गवर्नमेंट अपना अपना देती हैं। नेहरू का जो मॉडल था वो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम था 1950 से 70 तक। 1980 से कोलिजन का समय आया, गठबंधन की सरकारें बनी, उनकी आइडियोलॉजी, उनका मैनिफेस्टेशन अलग था, उनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो अलग था। फिर 2000 से जीएसटी, फाइनेंस, ये सब चीज़ें, फिजिकल फेडरलिज्म आया कि अब हम रेवेन्यू पे सही से कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करेंगे। अब 2020 का जो समय है वो डिजिटली दौर पे डाटा ड्रिवन इकोनॉमी है, डाटा ड्राइवन सोसाइटी इकोनॉमी बनाई जा रही है। एआई गवर्नमेंट से सब कंट्रोल होगा, चाहे वो माई डिजी लॉकर की बात हो, चाहे डिजिटल इंडिया की बात हो, चाहे माई गवर्नमेंट पोर्टल हो, चाहे पीएमओ का डैशबोर्ड हो। तो भैया यही सब चीज़ें हैं। बाकी आप समझदार हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जैसे कोशिकाएं घटती बढ़ती रहती हैं, वैसे चीज़ें समय के हिसाब से बदलती रहेंगी। तो सांस हमारा नेशन तभी तक लेगा जब तक रिदम बनेगी। अब रिदम, अब ये इसी प्रकार की चीज़ें होंगी या एंटी सोशल आएंगे तो रिदम जल्दी ही खराब हो जाएगी। और जब जल्दी खराब हो जाएगी तो समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ग्राउंड लेवल पे भी देखने को मिलेंगी, रीजनल लेवल पे भी चीज़ें देखने को। अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए किस प्रकार से मराठी मराठी चिल्लाया जा रहा है कि आओगे तो डुबो डुबो के मारेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।